हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग पिछले लेक्चर में क्या किए थे बच्चों, सरल रेखा के गति के जो प्रोस्पेक्ट में हम लोग देखे थे, क्या गति का परिचय देखे थे, ठीक है। और मैंने उन छोटी छोटी चीज़ों को बताया था जो आपको कॉन्सेप्ट को, गति को समझने में आपको हेल्प करेगा, ठीक। मैं इन सारी चीज़ों को बताया था, ठीक बच्चों। तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी वस्तु गति में है या फिर विराम में है तो उसको हम किसी सापेक्ष पद में मानेंगे कि ये गति में है कि विराम में है। एक्चुअली मानेंगे तो हम बताए थे कि कोई भी वस्तु ना संसार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान अवस्था में है, ठीक। संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या बच्चों, गतिमान अवस्था में है, ठीक। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जाने थे। वो आपका सरल रेखा गति जो है इसका लेक्चर नंबर 1 था। ये आपका क्या है बच्चों, लेक्चर नंबर 2 है, ठीक। आज इसमें हम जानेंगे उसके बाद कि अब तो मैंने गति पढ़ लिया, ठीक। गति में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग कि उसमें एक चीज़ मैंने बोला था शुद्ध गतिकी ना बच्चों। शुद्ध गतिकी में क्या बताया था, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है कि हम उसमें यांत्रिकी की उस शाखा का अध्ययन करते हैं जिसमें गति का अध्ययन तो करते हैं लेकिन गति के कारण को बिना जाने, गति के कारण को बिना जाने अध्ययन करते हैं, ठीक। जैसे दूरी हो गया, दूरी के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं ना। दूरी तथा विस्थापन क्या होता है, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो पहला चैप्टर है यहीं से स्टार्ट ही हुआ है, ठीक। बेसिक चीज़ मैंने बता दिया, ठीक। तो मैं यहाँ तक इस लेक्चर में सोचूंगा, मैं चाहता हूँ कि दूरी तथा विस्थापन कंप्लीट किया जाए और विस्थापन हो जाए और उसके बाद चाल और वेग कंप्लीट कर दिया जाए अच्छे से, ठीक बच्चों। फिर उसकी ग्राफ को आगे देखा जाएगा और जो थ्योरेटिकल टॉपिक है उसको कंप्लीट किया जाए ना बच्चों। तो दूरी क्या होता है, दूरी का डिफिनेशन बच्चों आता ये है कि दूरी वो होता है एक निश्चित समय में ना बच्चों, एक निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं बच्चों, दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों, तय की गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अगर कि बच्चों विस्थापन की बात किया जाए तो इसी डिफिनेशन में बस हम दिशा को जोड़ देंगे तो विस्थापन हो जाएगा। अब विस्थापन का हम 2 डिफिनेशन दे सकते हैं। पहला डिफिनेशन ये है कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में ना, निश्चित समय में या फिर निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय में, ठीक, एक निश्चित दिशा में, निश्चित समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई कुल पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विस्थापन कहते हैं, ठीक। या फिर विस्थापन को एक हम और डिफिनेशन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि किसी निर्दिष्ट बिंदु के ना, किसी निर्दिष्ट बिंदु तथा किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष किसी कण की न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे, किसी निर्दिष्ट बिंदु के ना, बिंदु के किसी कण के सापेक्ष ना, मतलब क्या, किसी कण का ठीक निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष जो दूरी बच्चों, न्यूनतम दूरी, उसको क्या बोलते हैं हम, विस्थापन बोलते हैं ना। अच्छा, आप यहाँ पे आइए, ऐसे हम तो लिख लिख के बता देते हैं। पहला हमने बोला क्या बच्चों, दूरी ना। हम क्या पढ़ेंगे, दूरी तथा विस्थापन। हम इसमें सोचेंगे कि कहानी ज़्यादा ना बताएं, आप लोगों को लॉजिक ज्ञान ज़्यादा मिले, कहानी कम मिले, ठीक। दूरी तथा विस्थापन, डिले नहीं करेंगे टाइम आपका। दूरी क्या बच्चों, डिस्टेंस, डिस्टेंस और क्या, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट ना बच्चों। तो दूरी, दूरी समझो क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा ना बच्चों, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समयांतराल में ना बच्चों, निश्चित समय अंतराल में तय की गई कुल पथ की लंबाई को बच्चों, कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं ना बच्चों, दूरी कहते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई। आप देखो बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, दूरी समझ में आ गया, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी को, तय की गई कुल पथ की लंबाई को
दूरी कहते हैं। अगर कि बच्चों हम इसी डिफिनेशन को विस्थापन बनाना चाहें, नोट कर लिया ना, विस्थापन बनाना चाहें तो बस क्या करेंगे, विस्थापन बनाना चाहें बच्चों तो बस इसमें एक चेंजेस कर देना। क्या चेंजेस कर दोगे, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी को तो निश्चित समय अंतराल में, ठीक, निश्चित दिशा जोड़ देना बच्चों। क्या, निश्चित दिशा, ठीक। और यहाँ पे जोड़ना तथा जोड़ दीजिए, तथा ना बच्चों। क्या, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल तथा निश्चित दिशा में तय की गई कुल पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विस्थापन बोलते हैं, ठीक। यही चेंजेस करना आपको इस डिफिनीशन में, विस्थापन कहते हैं, ठीक। जब निश्चित दिशा दे देगा बच्चों ना, तो निश्चित दिशा में क्या होता है कि दूरियां एक मतलब बहुत स्मॉल हो जाती हैं, ठीक। मतलब एक निश्चित दिशा, ये देखो एक निश्चित दिशा है और ये क्या है तुम्हारा, देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये निश्चित दिशा नहीं बच्चों, हर एक क्षण इसमें दिशा क्या हो रही है तुम्हारी, चेंज हो जा रही है। इसको हम निश्चित दिशा नहीं बोलेंगे ना, देखो तो इसको विस्थापन भी नहीं बोलेंगे ना। विस्थापन क्या होता है, एक निश्चित दिशा में ना, निश्चित दिशा में, तो इसका यही मतलब होता है। इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे आप क्या हो जाएगा बच्चों, दूरी हो जाएगा, और इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, विस्थापन हो जाएगा। लेकिन बच्चों देखो जो विस्थापन होता है वो दूरी हो सकता है, लेकिन दूरी विस्थापन हमेशा नहीं हो सकता है, ठीक, समझे। विस्थापन हमेशा दूरी नहीं हो सकता, लेकिन विस्थापन हमेशा, सॉरी, दूरी ना बच्चों, दूरी जो होता है हमेशा विस्थापन नहीं हो सकता ना, लेकिन जो विस्थापन होता है हमेशा दूरी हो सकता है। विस्थापन जो होता है हमेशा दूरी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये विस्थापन है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो है ना, लेकिन देखो ये दूरी है लेकिन विस्थापन तो नहीं ना है, ये दूरी है लेकिन विस्थापन नहीं ना। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। दूरी और विस्थापन में अंदर समझ में आ गया बच्चों, ठीक। अच्छा, यहाँ पे बच्चों दूरी को हम किसे दिखा देते हैं, दूरी को डिस्टेंस डी से दिखा दीजिए या फिर ऐसे दिखा दीजिए ना, डी से दिखा देते हैं डिस्टेंस को, ठीक। और जो विस्थापन हमारा है उसको ऐसे दिखाते हैं ना, दूरी को डी से दिखाते हैं, डिस्टेंस फॉर, और विस्थापन को हम लोग एक एस मान लेते हैं कि विस्थापन को एस से दिखाते हैं बच्चों ना। कभी कभी इंटरचेंज हो सकता है तो उसके लिए आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा ना, ठीक। अच्छा, दूरी और विस्थापन जानेंगे बच्चों। दूरी को किस में नापते हैं बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा, ओडोमीटर में ना। दूरी को हमेशा बच्चों ओडोमीटर में मापते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक। अब हम चलते क्या बच्चों, दूरी विस्थापन हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं क्या, चाल तथा वेग पे। चाल और वेग क्या होते हैं ना बच्चों, चाल और वेग। अच्छा बच्चों, इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं हम ना, क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं। जैसे बोल देते हैं कि एक व्यक्ति ना, ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं अपने से, एक व्यक्ति किसी वृत्त के तो त्रिज्या लिख देंगे। यदि एक व्यक्ति 5 मीटर त्रिज्या के वृत्त के, 5 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के ना बच्चों, एक व्यक्ति किसी 5 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के किसी बिंदु से, वृत्त के किसी बिंदु से चलता है बच्चों, किसी बिंदु से, बिंदु P दे दीजिए, बिंदु P से चलता है ना बच्चों, पुनः कुछ समय पश्चात घूमकर उसी बिंदु पर बच्चों आ जाता है, उसी बिंदु P पर वापस आता है। तो न बच्चों, तो क्या बताइए,
विस्थापन तथा दूरी बताइए बच्चों, विस्थापन तथा दूरी बताइए ना बच्चों। ये क्या कह रहा है, इसके कहने का मतलब है कि एक आपका वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितने बच्चों, 5 मीटर है ना, 5 मीटर है। एक व्यक्ति बिंदु पी पे खड़ा है और क्या करता है, घूमते 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 इसी इसके सर्कमफेरेंस पे घूमते घूमते क्या करता है बच्चों, फिर वापस इसी पी पॉइंट पे आ जाता है। तो बोल रहा है कि इसमें दूरी कितना होगी और विस्थापन कितनी होगी बच्चों ना। तो बताओ, ये पॉइंट था यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे वस्तु थी और घूमते घूमते पुनः इसी पॉइंट पे आ गई बच्चों ना। तो बताओ, इसका जो इनिशियल पॉइंट है यही है ना, मतलब प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी यहाँ पे क्या है बच्चों, 0 है। तो यहाँ पे विस्थापन कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। अब बोल दिया क्या कि दूरी देखो बच्चों, यहाँ से चला है यहाँ तक आया, तो क्या बोले हैं कि एक निश्चित समय अंतराल में ना, एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल पाथ की लंबाई क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो बताइए, इसका सर्कमफेरेंस जितना होगा उतना ना चला होगा, इसका जो क्या बोलते हैं परिमाप, इसका जो परिधि, इसका जो परिधि होता है बच्चों, इसका जो परिधि होता है उतना दूरी तय किया होगा। तो परिधि बराबर आप लोग जानते हैं बचपन से, परिधि बराबर क्या होता है बच्चों, परिधि बराबर होता है बच्चों आपका 2 पाई आर होता है ना बच्चों, 2 पाई आर होता है। तो मतलब 2 पाई आर डिस्टेंस ही चला होगा, आर इसमें कितना दिया है 5, तो कर दीजिए क्या 2 पाई ना बच्चों, 2 पाई इंटू में क्या 5, मतलब क्या बच्चों 10 पाई मीटर, 10 पाई मीटर की डिस्टेंस तय करेगा, ये दूरी तय करेगा। लेकिन इसका विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा ना बच्चों। इसी हम जो क्वेश्चंस दिए आपको, इसी क्वेश्चन में परिवर्तन कर दे बच्चों, बोल दे क्या कि 5 सेंटीमीटर के एक अर्धवृत्त जोड़ दे बच्चों ना। इसी में अर्धवृत्त जोड़ देंगे तो बताओ विस्थापन और दूरी क्या क्या हो जाएंगे ना। बस यहाँ पे क्या जोड़ दो बच्चों, अर्धवृत्त जोड़ दो ना, तो विस्थापन और दूरी क्या हो जाएगा। देखिए ये क्या है, अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल है बच्चों, सेमी सर्कल है, इस पॉइंट पी से स्टार्ट करता है ना। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, पुनः कुछ समय पश्चात घूमकर ना, घूमने के बाद क्या करता है, उसके सामने के बिंदु पर, बिंदु पी से चलकर उसी बिंदु पर नहीं घूमकर, ठीक, इसको बिंदु पी बोल देंगे, ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं फ्रॉम फिगर से कि बिंदु ए हो गया ना। घूमकर बिंदु ए पर पहुंचता है ना बच्चों, फिगर में चेंज हो गया, बोल दिया क्या बिंदु ए पर पहुंचता है, या आता है मिटा दीजिए, पहुंचता है ना बच्चों, पहुंचता है। तब क्या बताना बच्चों, तुमको विस्थापन बताना है और दूरी बताना है कि तुमको इसका आर पता है बच्चों 5 है ना। तो बताओ विस्थापन क्या होगा बच्चों, विस्थापन हो जाएगा क्या बोलते हैं, इस पॉइंट से चला और इस पॉइंट पे पहुंचा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की ना न्यूनतम दूरी क्या होगी बच्चों, यही होगी। तो ये 5 मिला कितना बच्चों 10 ना, तो इसका जितना डायमीटर होगा उतना विस्थापन होगा। तो विस्थापन कितना आ जाएगा बच्चों, इसका विस्थापन आ जाएगा आपका, विस्थापन हो जाएगा 10 मीटर बच्चों ना। लेकिन दूरी कितना आएगी बच्चों, जो हमारा सेमी सर्कल अर्धवृत्त होता है ना, परिधि का आधा होगा, परिधि का जब आधा होगा बच्चों, तो परिधि का आधा तो होगा, तो परिधि कितना होता है 2 पाई आर, उसी का क्या बच्चों हाफ ना। तो 2 पाई आर बटा के 2 ना बच्चों, 2 पाई आर निकाले थे बच्चों, अब कितना आया था ना 10 पाई आया था, 10 पाई आया था बच्चों। इसी में कितना का डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो 5 पाई आ जाएगा ना। मतलब 5 पाई कितना आ गया बच्चों, तुम्हारी दूरी आ गई, और विस्थापन तुम्हारा क्या आ गया बच्चों 10 मीटर आ गया। अच्छा बच्चों, यहाँ से अभी हम थोड़ा चाल भी नहीं, इसके पीछे थोड़ा सा विस्थापन और दूरी में एक चीज़ और बता देते हैं आपको, वो है क्वेश्चन से क्लियर हो गया विस्थापन दूरी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए
अच्छा देखो बच्चों, किसी भी बोर्ड पे या फिर तुम्हारे कॉपी पे उत्तर दिशा देखो ऊपर की तरफ होती है ना बच्चों, उत्तर दिशा। ये तुम्हारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, अगर कंप्यूटर एग्जाम देंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि उत्तर में इतना चले, पूरब में इतना चले ना, तो विस्थापन बताइए, इस पर क्वेश्चन कराते हैं। देखो उत्तर इधर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया ना बच्चों, नीचे दक्षिण हो गया, और इधर देखो बच्चों पूरब होता है, पूरब होता है, और इस साइड बच्चों क्या होता है बच्चों, तुम्हारा पश्चिम होता है ना, पश्चिम होता है। तो क्वेश्चन में बोल दिए ना, क्वेश्चन में बोल दिए कि एक व्यक्ति ठीक उत्तर से, एक व्यक्ति क्या करता है, उत्तर से दक्षिण की ओर कितना चलता है बच्चों, 3 मीटर चलता है बच्चों, 3 मीटर उत्तर से कहाँ चलता है, इस पॉइंट पी से स्टार्ट करता है, उत्तर से दक्षिण चलता है, फिर बच्चों मुड़ जाता है किधर, बोलेंगे क्वेश्चन में कि फिर मुड़ जाता है पूरब की तरफ और चलता है 4 मीटर ना बच्चों, 4 मीटर ना। तो बोला है पॉइंट ए पे पहुंच गया मान लीजिए बच्चों ना, तो इसमें बोला है कि बताइए इसमें कुल कितनी दूरी हुई तय और कुल विस्थापन बताइए बच्चों ना, कुल दूरी बताना है तुमको और कुल विस्थापन बताना है। तो बताओ बच्चों, एक काम बताओ हमको कि ये दूरी 3 है, ये दूरी 4 है ना, तो विस्थापन बताने के लिए तो विस्थापन का फॉर्मूला कितना है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ना, वस्तु द्वारा चली गई ना दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में चली गई दूरी को जो न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम विस्थापन बोलते हैं। तो बताइए इस पॉइंट पी और इस पॉइंट ए के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है, यही लाइन हो सकती है ना, बस केवल शॉर्टकट यही लाइन हो सकती है बच्चों, इसके अलावा और कुछ हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो तुमको क्या करना है कि दूरी निकालना है और विस्थापन निकालना है। तो दूरी तो सीधे निकाल दोगे, 3 प्लस में 4 मीटर ना, 3 मीटर और प्लस में 4 मीटर, कुल पथ की लंबाई 7 मीटर आपकी कितनी आ गई बच्चों, दूरी आ गई, दूरी आ गई। लेकिन विस्थापन की बात करेगा बच्चों, तो विस्थापन की बात में तुमको ये निकालना पड़ेगा, इस चीज़ को निकालना पड़ेगा कितना है, ठीक, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो बताओ ये 90 डिग्री दिख रहा है ना बच्चों, जब 90 डिग्री बोलेगा कि 90 डिग्री पे मुड़ता है ना, क्वेश्चन बोल देगा 90 डिग्री पे मुड़ता है, तब ना अपना अंदाज़ा लगाओगे, ठीक। अच्छा जब ये 90 डिग्री पे मुड़ेगा बच्चों, तो देखो ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसको अगर थीटा मान लो बच्चों, इसको थीटा मान लो, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा ना, ये आधार हो जाएगा, ठीक, ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण निकाल लेंगे तो हमारा विस्थापन निकल जाएगा। तो कर्ण बराबर आप लोग पढ़े होंगे, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर बच्चों और प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों देखो जान लो अभी कि जो कर्ण होता है उसको बोलते हैं क्या बच्चों, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक, हाइपोटेनस, ठीक। और जो लंब होता है बच्चों इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक। अब जो बच्चों तुम्हारा मतलब आधार होता है उसको बोलते हैं बेस ना, ठीक। तो इसको ऐसे भी याद रखते हैं, एच बराबर के अंडर रूट में बच्चों एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ऐसे भी याद रखते हैं ना बच्चों। एच आपको निकालना है, एल दिया बच्चों 3 मीटर तो मतलब 9 बच्चों, अब बी दिया बच्चों तुम्हारा क्या 4 मीटर मतलब आधार 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर बच्चों 16, तो एच इक्वल टू आ गया तुम्हारा अंडर रूट में 25, तो एच इक्वल टू आ गया आपका 5 मीटर ना। इसका मतलब जो विस्थापन होगा बच्चों, जो विस्थापन होगा तुम्हारा 5 मीटर आएगा और जो दूरी होगा तुम्हारा क्या आएगा 7 मीटर आएगा। इतनी बात समझ में आई ना। अच्छा अब थोड़ा सा बच्चों हम दूरी और विस्थापन था डिफरेंस थोड़ा लिख लेते हैं 2-3 ठो ना, ताकि आप लोगों को पता रहे कि इनके डिफरेंस क्या हो जाएगा। देखो बच्चों अगर कि दूरी और विस्थापन में कुछ बातें करेंगे तो पहली बात बोल देंगे कि दूरी हमेशा ठीक, दूरी हमेशा धनात्मक होती है बच्चों, धनात्मक होती है, ठीक। और के समय के साथ साथ ना वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती बच्चों ना, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी कभी ठीक शून्य नहीं होती। और के समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो शून्य नहीं होती ना बच्चों। अब देखो
अगर देखो बच्चों समय बढ़ रहा है तो समय बढ़ने के साथ साथ अगर कोई वस्तु चल रहा है तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी भी पक्का बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना। तो ऐसे बोल सकते हैं समय के बढ़ने के साथ साथ दूरी हमेशा बढ़ती है ना बच्चों। इस पॉइंट को याद रखिएगा। लेकिन बच्चों ए में लिख देना, इसी में लिख देना, क्या लिख दोगे, इसी में लिख दोगे आप कि विस्थापन जो है बच्चों तुम्हारा, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो हो सकती है बच्चों, जीरो हो सकती है ना बच्चों। दूसरी बात क्या हो सकता है बच्चों, आप लोग का माइंड सेट तो काम कर रहा है। देखो धनात्मक ऋणात्मक कैसे हो सकती है, मान लीजिए कि आप यहाँ से चले फिर यहाँ आ गए इस डायरेक्शन में, ठीक बच्चों, इस डायरेक्शन में आ गए, फिर यहाँ से फिर रिटर्न हुए, ठीक, फिर यहाँ आ गए ना बच्चों। तो तुमने कहाँ से इस डायरेक्शन में चला था, लेकिन इस डायरेक्शन में तो ये जो तुम्हारा डिस्टेंस आएगा वो ऋणात्मक आएगा ना। अगर कि डिस्टेंस तुम इधर ट्रेवल कर रहे हो, ऐसे ही ट्रेवल कर रहे हो तो धनात्मक आएगा ना बच्चों। जीरो कैसे हो जाएगा, मान लो यहाँ से तुम चले, ठीक, चलने के बाद यहाँ आए, फिर यहाँ से फिर रिटर्न हो गए तुम बच्चों यहाँ चले आए ना, तुम्हारा ये क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे चले उसी पॉइंट पे पुनः आ जाओगे तो विस्थापन जीरो हो जाएगा, ठीक। अगर कि विस्थापन के डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक, जिस डायरेक्शन में चलना है वो चल रहे हो तो क्या धनात्मक होगा, और जैसे ही उसके विपरीत चल दिए तो दूरी तुम्हारी क्या, विस्थापन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विस्थापन हो जाएगा ना। तो क्या बच्चों, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो हो सकती है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, वो पॉइंट क्या है कि दूरी ना बच्चों, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा, हमेशा विस्थापन से ज़्यादा लिख दो, ज़्यादा अथवा विस्थापन के बराबर आता है बच्चों, विस्थापन के बराबर आता है। इतनी बात समझ आए बच्चों। दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा अथवा विस्थापन के बराबर होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि दूरी ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू विस्थापन, ठीक। तो ये दोनों बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को दूरी और विस्थापन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इसको नोट कीजिए। चलो बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम बताते हैं क्या बच्चों, चाल और वेग के बारे में जानकारी देते हैं आपको कि चाल क्या होता है, वेग क्या होता है। देखो बच्चों, चाल, चाल तथा वेग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, चाल को बोलते हैं क्या बच्चों, स्पीड बोलते हैं, एंड वेग को बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। चाल क्या होता है, अगर चाल का डिफिनीशन देना चाहेंगे बच्चों तो हम दे सकते हैं क्या कि एकांक समय में ना बच्चों, एकांक समय में चली गई, एकांक समय में चली गई दूरी चाल, दूरी चाल कहलाती है ना बच्चों। एक और डिफिनीशन दे सकते हैं बच्चों, क्या दे सकते हैं कि दूरी परिवर्तन को, ठीक, दूरी परिवर्तन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक, दूरी परिवर्तन को, या फिर एकांक समय लिख देना, एकांक समय में, एकांक समय में दूरी परिवर्तन, दूरी परिवर्तन को चाल कहते हैं ना बच्चों, चाल
कहते हैं। ठीक, तो चाल का डिफरेंस क्या हो गया, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, फिर एकांक समय में या फिर बोल सकते हैं एकांक समय में दूरी परिवर्तन को चाल कहते हैं। ठीक, अगर कि अच्छा इसमें हो गया इतना, इसमें 2-3 चीज़ें हम और इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों। इसमें लिख लो कि इसे ना चाल को या फिर इसे स्मॉल v से बच्चों ना स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, करते हैं तथा यह एक अदिश राशि है बच्चों, तथा यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है ना। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अच्छा बच्चों, हम अब आप लोगों को वेक्टर नहीं पढ़ाए हैं, मतलब अदिश सदिश क्या होता है इसके बारे में नहीं बताएं। तो जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेक्टर बता देंगे आप लोगों को। वेक्टर पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चैप्टर में तो हमको लगता है खास उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें वेक्टर का ज्ञान होना आपको ज़रूरी है कि वेक्टर का योग कैसे होता है, वेक्टर का घटाना कैसे होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना है ना। तो जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा, मतलब इसी के साथ ही पढ़ा जाता है ना, इसी के साथ ही उसको पढ़ा जाता है। तो जैसे ही हम लोग इस चैप्टर को सरल रेखा में गति को कंप्लीट करेंगे तो हम लोग को वेक्टर पढ़ाएंगे। ठीक, तो क्या है, एकांक समय में दूरी परिवर्तन को बच्चों चाल कहते हैं। ठीक, इसे v से प्रदर्शित करते हैं तथा यह एक अदिश राशि है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा बच्चों, जो होता है चाल किसको मापते हैं, जो हम लोग के बाइक में लगी होती है चाल मापने का, उसको किससे मापते हैं, स्पीडोमीटर से मापते हैं। तो ये भी लिख लीजिएगा कि चाल को स्पीडोमीटर से मापते हैं ना बच्चों। चाल को स्पीडोमीटर से मापते हैं ना बच्चों। ये तुम्हारा रहा बच्चों चाल। हम तुमको बताते हैं वेग क्या होता है। वेग ना बच्चों, इसको ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, इसका 2 डेफिनेशन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, इसको बोल सकते हैं एकांक समय में ना बच्चों, एकांक समय में तथा निश्चित दिशा में चली गई दूरी चाल वेग कहलाती है ना बच्चों, वेग कहलाती है। इसका डेफिनेशन बच्चों एक और दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि एकांक समय में तय किए गए कुल पथ की लंबाई तय किए गए नहीं बच्चों, तय किए गए कुल विस्थापन को वेग कहते हैं ना बच्चों, वेग कहते हैं। ठीक, और क्या लिख सकते बच्चों, ये देखो सदिश राशि, तो लिखो क्या, यह एक सदिश राशि है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, एक निश्चित दिशा में है ना। तो यह एक सदिश राशि है। ठीक, तथा ठीक बच्चों, इसे वेक्टर v से दिखाते हैं बच्चों, वेक्टर v से दिखाते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं ना बच्चों।
वेग समझ में आया। जो तुम्हारा विस्थापन तय होता है, जो एकांक समय में विस्थापन होता है, वही तुम्हारा क्या कहलाता है, वेग कहलाता है ना। तो आप लोग क्या पढ़े आज, दूरी पढ़े ना, विस्थापन पढ़े, चाल पढ़े, वेग पढ़े। अगली क्लास में हम लोग चाल तथा वेग के प्रकार पढ़ेंगे ना। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं अभी ना बच्चों। जो तुम्हारा चाल और वेग होता है वो कितने तरीके का होता है, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और उसको डिफाइन कल अच्छे से करेंगे, ठीक है। अगर उसको डिफाइन करने लगेंगे, ठीक, तो ये थोड़ा सा क्लास ज़्यादा खींचा जाएगा, जो आपको बोरिंग हो सकता है समझ में आए ना, इसलिए ज़्यादा नहीं खींचेंगे। देखिए चाल है ना बच्चों, चाल है और ये तुम्हारा वेग है ना। तो जो चाल होता है ये भी 4 प्रकार का होता है बच्चों, 4 प्रकार होता नहीं है, प्रकृति में ऑब्जर्व किया गया है, ठीक। क्या होता है बच्चों, समान चाल, समान चाल, असमान चाल, समान चाल, असमान चाल, फिर बच्चों ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक चाल, और बच्चों समान चाल, असमान चाल, ताक्षणिक चाल और औसत चाल बच्चों, औसत चाल, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है बच्चों, समान वेग, समान वेग, असमान वेग, असमान वेग, और बच्चों ताक्षणिक वेग, ठीक, और औसत वेग, ठीक। समान चाल को बोलते हैं बच्चों क्या, यूनिफॉर्म ना, यूनिफॉर्म, हाँ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड। इसको बोलते हैं क्या बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। और इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक बच्चों। इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक बच्चों। इसको बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक बच्चों। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी, और होता है आपका क्या, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा बच्चों, ये आपके चीज़ें हैं, इसको नोट कर लीजिए और आप कोशिश कीजिए कि इसको घर पे पढ़ें, ठीक है। और कल तो हम बताएंगे ही, कल थोड़ा बुक में भी देखिएगा अच्छे से, ताकि थोड़ा सा इनका जो सोचने का तरीका है, जो आप लोगों के लेवल का सोचने का तरीका है, थोड़ा सा ये कठिन पड़ेगा आप लोगों को समझने के लिए ना। तो थोड़ा पढ़े रहेंगे, कल हम थोड़ा समझाएंगे, तो हम इतना अच्छे से समझाएंगे कि आपको समझ में आए, ठीक। आप लोग पढ़ के आएगा, ठीक। ये होता है चाल का प्रकार, ये होता है वेग का प्रकार, ठीक। इसको हम एक एक करके पूरा अच्छे से डिफाइन करेंगे कल, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, ठीक बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।